आज हम लोग 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखने का प्रयास करेंगे जो बिहार से, ये पहला क्वेश्चन तो बिहार से रिलेटेड है और यह क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है और यह आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है इसका। तो पहले क्वेश्चन देखेंगे जो बिहार के ज्योग्राफी से रिलेटेड है और पहला क्वेश्चन दिया गया है कि सोन नदी बिहार के किस जिले में प्रवेश करके गंगा में मिलने से पहले एक लंबी दूरी तय करती है। तो सोन नदी के बारे में यहाँ पर दिया गया। तो सोन नदी को देखेंगे, पहले हम इसे बिहार के मैप में देखते हैं कि यह सोन नदी कहाँ पे अवस्थित है और इसका उस क्षेत्र में कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो बिहार के क्षेत्र में देखने से पहले हम ये बिहार का मैप है यहाँ पे दिया हुआ, तो देखते हैं ये बिहार का मैप है। जो बिहार है इसको दो भागों में गंगा नदी विभाजित करती है और यह जिससे ये उत्तरी बिहार ज़्यादा उपजाऊ गंगा के कारण है। और यहाँ दक्षिणी बिहार देखते हैं, जो दक्षिणी बिहार में ये जो क्षेत्र है विंध्य क्रम में, जिसमें रोहतास और कैमूर का क्षेत्र आता है। तो यहाँ पे ये सोन नदी आता है अमरकंटक से निकलने के बाद। ये सोन नदी यहाँ रोहतास में सबसे ज़्यादा प्रवेश करती है। जो क्वेश्चन में दिया भी गया है कि सोन नदी बिहार में किस जिले में प्रवेश करके गंगा में मिलती है, तो सोन नदी रोहतास में प्रवेश करके गंगा में मिलती है। तो ये यहाँ पे रोहतास में इसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इसी के कारण यहाँ रोहतास में सबसे ज़्यादा चावल गेहूँ की खेती होती है और जिसमें डेहरी ऑन सोन हो गया और डेहरी ऑन सोन के बगल में इसी का सबसे ज़्यादा महत्व है। इसीलिए रोहतास को कहा जाता है चावल के कटोरा। बिहार में चावल का कटोरा रोहतास को इसीलिए कहा जाता है, इसी नदी के महत्व के कारण। तो ये सोन नदी सबसे ज़्यादा रोहतास में प्रवेश करती है, सबसे ज़्यादा रोहतास में सीमा तय करती है, उसके बाद गंगा में मिलती है। तो इसका आंसर तो डी हो गया। और सोन नदी का क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया है कि इसकी सोन नदी की कौन कौन सी सहायक नदी के बारे में इसके बारे में पूछा जाता है। तो हम इसके महत्वपूर्ण जो सहायक नदी है उसके बारे में हम देखेंगे। तो इसकी सहायक नदी में आती है उत्तरी कोयल के बारे में बहुत एग्जाम में पूछा गया है। तो उत्तरी कोयल है जो इसकी सहायक नदी है, उत्तरी कोयल है। और उसके बाद एक रिहंद है और उसके बाद और स्कनहार, 3 इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदी है जो इसके बारे में पूछा जाता है एग्जाम में। और यहाँ विंध्य क्रम में ये रोहतास का क्षेत्र आता है, इसी में इसका सोन नदी का प्रवेश देखा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन भी नीचे दिया गया है जो आप देख सकते हैं। और यह मनेर दानापुर में मनेर एक जगह है, वहाँ पे ये पटना में, वहाँ पे ये गंगा में प्रवेश करती है सोन नदी। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, नीचे देखते हैं। बिहार के दक्षिणी सीमा पठार में मुख्य रूप से किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है जो धरवार समूह का हिस्सा है। तो बिहार के दक्षिणी सीमा पठार के बारे में क्वेश्चन में कहा गया है। तो इसे देखते हैं, ये बिहार का ये जो क्षेत्र है इसे दक्षिणी पठार सीमा क्षेत्र का जो हिस्सा माना जाता है, जिसमें से ये जो क्षेत्र है ये विंध्य क्रम का क्षेत्र है जिसमें रोहतास और कैमूर आता है। और उसके बाद का ये जो क्षेत्र है ये यहाँ से औरंगाबाद से लेके गया नवादा, जमुई, बांका भागलपुर का क्षेत्र है। ये धरवार क्रम का चट्टान आता है जिसमें ये विंध्य क्रम का क्षेत्र में रोहतास कैमूर आता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि विंध्य क्रम में कौन से क्षेत्र आते हैं, बिहार के 2 जिले आते हैं। तो विंध्य क्रम में यही रोहतास और कैमूर आता है और कैमूर आता है, 2 ही जिले आता है। और इस क्षेत्र में चूना पत्थर की अधिकता देखी जाती है और यहाँ पे चूना पत्थर होता है। और यहाँ पे ही रोहतास में एक डालमिया नगर है जो सीमेंट उद्योग के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और इसमें और पाइराइट सब बिहार में क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा भी गया है कि बिहार में कौन सा ऐसा जिला है जहाँ पे सबसे ज़्यादा पाइराइट भंडार में है। तो 99% भंडार यहाँ पे देखा जाता है, 99% भंडार चूना पत्थर का पूरे देश में सबसे ज़्यादा बिहार में देखा जाता है, जो रोहतास एक जगह है। और उसके बाद यहाँ नवादा, कैमूर, ये धरवार क्रम की चट्टान आ जाती है। तो इसमें सभी जिले में सभी प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्वेश्चन बीपीएससी में भी पूछा गया कि बिहार में सबसे ज़्यादा सोना का भंडार किस जिले में है। तो ये जमुई हो जाता है, सोना के लिए जमुई का स्थान माना जाता है। और उसके बाद नवादा हो गया कैमूर, इसमें बांका, ये सब क्षेत्र में पाई जाती है। मैग्नीज हो गया, स्लेट हो गया, अभ्रक हो गया, ये सब क्षेत्र में ये महत्वपूर्ण खनिज है, ये सब पूछा जाता है। तो इसका ऑप्शन है कि चूना पत्थर, डेक्कन ट्रैप, बलुआ पत्थर और क्वार्टर जैक। तो इसका ऑप्शन तो डी हो गया। धरवार क्रम में कौन सा पाया जाता है, तो इसका ऑप्शन डी हो गया। इसका एक्सप्लेनेशन भी नीचे दिया होगा, देखते हैं। नहीं दिया है, जो बताया गया है वो पूरा है, इम्पोर्टेंस है वो आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखते हैं।
कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार दक्षिण बिहार के अधिकांश भाग में किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? दक्षिण बिहार के बारे में यहाँ पर कोपेन एक भौतिक भूगोलवेत्ता है, वो बिहार के उत्तरी किसी भी क्षेत्र के, जैसे भारत की ही ज्योग्राफी हो गया, तो भारत के उत्तरी जो क्षेत्र है उसके लिए अलग जलवायु क्षेत्र का निर्धारण किए थे और दक्षिणी के लिए अलग। इसी में बिहार भी उत्तरी क्षेत्र में आता है। तो बिहार के उत्तरी क्षेत्र के लिए उन्होंने CWG करके बताया था, CWG करके, और दक्षिणी बिहार के लिए बताया था AW। तो सबसे ज़्यादा 3 भूगोलवेत्ता हैं जिनका सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, जिनमें कोपेन का सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है। ये बहुत ही बार पूछा गया, विभिन्न एग्जामों में पूछा गया। तो इसका ऑप्शन तो CWG हो गया। और दक्षिणी बिहार के बारे में पूछेगा, दक्षिणी बिहार के बारे में, तो AW आएगा, AW। और इसी में और है जो एक बार पूछा गया है, जैसे थॉर्नवेट करके एक है, थॉर्नवेट या त्रिवार्था, 2 हैं। तो त्रिवार्था के बारे में पूछा जाता है, एक त्रिवार्था है, त्रिवार्था। तो उन्होंने बताया था कि उत्तरी बिहार है, उत्तरी बिहार के लिए उन्होंने बताया था CAW, उत्तरी बिहार के लिए बताया था। और दक्षिणी बिहार के लिए उन्होंने बताया था, दक्षिणी बिहार के लिए बताया था AW। और एक थॉर्नवेट है, 2 और 3 थे, तो इसमें एक कोपेन हो गया, एक त्रिवार्था हो गया और एक थॉर्नवेट है। थॉर्नवेट है जो उन्होंने बताया था उत्तरी बिहार के लिए, उत्तरी बिहार के लिए उन्होंने बताया था CB-W। और दक्षिणी बिहार के लिए उन्होंने बताया था, CA-W। तो ये बताया था। और ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें त्रिवार्था के बारे में एक बार पूछा गया है कि उत्तरी बिहार के बारे में त्रिवार्था ने कौन सा बताया था, तो CAW बताया था। और दक्षिणी बिहार के बारे में बताया था AW है, यहाँ पे AW है। और ये कोपेन के बारे में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा। कोपेन ने उत्तरी बिहार के लिए बताया था CWG, उत्तरी बिहार के, और दक्षिणी बिहार के बारे में बताया था AW। तो ये जो जितना बताया गया है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये बहुत पूछा भी जाता है। और वैसे भी भारत के बारे में पूछा जाएगा जी। कोपेन ने भारत के उत्तरी भाग के लिए कौन से जलवायु को निर्धारण किया था? उत्तरी के लिए बताया गया था, तो वही CWG ही आता है, CW। ये पूछा जाता है बहुत एग्जाम में, और पूछा भी गया, आप लोग देख सकते हैं। और इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, तो इसमें बताया गया कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण के अनुसार दक्षिणी बिहार के अधिकांश भाग के लिए CW, नहीं ये गलत है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ, यहाँ पे होगा AW। दक्षिणी बिहार के लिए AW बताया था, तो आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा इसको। और उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार की नदियां हिमालय से निकलती है, इसमें कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन है। तो बिहार की नदियां हिमालय से निकलती है और अत्यधिक गाद लाती है। और उसके बाद दूसरा इसका रीजन दिया गया, उत्तर बिहार की नदियां ढाल में कम होने के कारण मार्ग में परिवर्तन की प्रवृत्ति अधिक होती है। तो बिहार में उत्तरी बिहार के बारे में पूछा गया, तो ये उत्तरी बिहार की नदियां हिमालय से निकलती हैं। तो उत्तरी बिहार से जितनी भी नदियां हैं वो हिमालय से निकलती है। जैसे यहाँ पे घाघरा नदी हुआ, घाघरा हो गया, यहाँ पे गंडक आती है, यहाँ से पश्चिमी चंपारण से प्रवेश करती है। उसके बाद बूढ़ी गंडक आती है, बूढ़ी गंडक के बाद आती है कमला आती है, बलान आती है, और यहाँ सुपौल से कोसी निकलती है। और उसके बाद यहाँ किशनगंज में महानंदा आती है, जो सारे यहाँ गंगा नदी से मिलती है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्रमवार सजाने के लिए बोलता है कि उत्तरी बिहार में उत्तर से पूरब से पश्चिम की ओर नदी का क्रम में सजाने के लिए बोलता है। तो सबसे पहले घाघरा नदी आता है, उसके बाद आता है गंडक नदी आता है, उसके बाद बूढ़ी गंडक आता है, उसके बाद कमला आता है, बलान आता है, बलान कमला में ही मिल जाती है, उसके बाद कोसी आती है, उसके बाद महानंदा। और ये पूछा जाता है कि महानंदा किस जिले में प्रवेश करती है उत्तरी से? तो महानंदा बिहार में किशनगंज में प्रवेश करती है। और सुपौल, ये कोसी के बारे में पूछा जाता है, कोसी किस जिले में उत्तर बिहार में प्रवेश करती है? सबसे पहले तो कोसी सुपौल में प्रवेश करती है। कोसी के बारे में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, तो ये कोसी सुपौल में प्रवेश करती है। और यह गंगा में, यहाँ पे कुर्सेला कटिहार में एक जगह है, यहाँ पे ये गंगा में प्रवेश करती है।
तो ये पूछा गया है कि बिहार की नदियां हिमालय से निकलती है और अत्यधिक गाद दिलाती है। तो बिहार की सारी जो उत्तरी हिमालयी नदियां हैं जो वो सारी ही हिमालयी नदियां तो बहुत उसके मार्ग में परिवर्तन होने के कारण इसके मार्ग में बहुत ही ज़्यादा गाद आ जाता है, जिससे ये यहाँ उत्तरी बिहार का जो क्षेत्र है बाढ़ प्रभावित इसी के कारण रहता है। तो ये तो सही है। और दूसरा कथन दिया गया उत्तर बिहार की नदियों में ढाल कम होने के कारण मार्ग में परिवर्तन की अधिक प्रवृत्ति होती है। तो हाँ, उत्तरी बिहार में उधर से हिमालय से आने वाली नदी त्रिभ ढाल में होती है और यहाँ बिहार में आके इसका ढाल कम हो जाता है, जिससे इसमें गाद जमा हो जाता है। और इसका मुख्य कारण है कि यही कारण है कि ये बिहार में उत्तरी बिहार में बाढ़ का कारण बनती है। तो ये दोनों ही कथन इसका सही है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं दिया हुआ है और ये दिया हुआ देखते हैं। उत्तर बिहार की नदियाँ हिमालय से निकलती है और जिससे भी अपने साथ बहुत अधिक मात्रा में अवसाद लाती है। जब ये नदियाँ बिहार के मैदानी इलाकों में प्रवेश करती है तो यहाँ ढाल का स्लोप यहाँ बहुत कम हो जाता है और ढाल कम होने के कारण नदियाँ गति धीमी हो जाती है और वह अपने साथ लाया हुआ गाद नदी के तल में जमा कर देती है, जिससे नदियाँ तल ऊपर उठ जाती है और बहने के लिए जगह नहीं बन पाती। इसी के कारण बिहार की 28 जिला है जो बाढ़ के क्षेत्र में हमेशा प्रभावित रहती है। तो ये देख लिए। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। असहयोग आंदोलन को अचानक रोक दिया था। महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को अचानक रोक दिया था और इसका कारण दिया गया क्योंकि चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण यह गांधी जी दुखी थे। तो ये दोनों कथन इसका सही है। तो महात्मा गांधी ने 4 फरवरी को हुआ था, सबसे ज़्यादा तो 4 ही माना जाता है, ऐसे 5 भी लिख सकते हैं। 4 और 5 फरवरी ये दोनों मान के चलते हैं। 4 या 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हो गया था। चौरी चौरा के कांड के बाद महात्मा गांधी ने ये असहयोग आंदोलन अहिंसक आंदोलन के रूप में शुरू किया गया था। लेकिन 4 फरवरी 1922 को ये चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने महसूस किया कि इसे नहीं, जो हमने आंदोलन शुरू किया था वो तो अहिंसक था, लेकिन इसमें हिंसक की कोई जगह नहीं है। इसलिए उन्होंने ये चौरी चौरा कांड के वजह से ये आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। और जब उसके बाद 12 अप्रैल को इसको असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया गया था। तो ये दोनों ही कथन सही है। सेकेंड देखते हैं। 5 फरवरी 5 या 4 माना गया है बहुत जगह, तो 4 या 5 दोनों मान सकते हैं। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, जो ऑप्शन आएगा उसके अकॉर्डिंग। तो 4-5 दोनों हम मान सकते हैं। सेकेंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया और युद्ध त्याग कर दिया था और कारण दिया हुआ है इसका। कलिंग युद्ध में हुए भीष्म नरसंहार और खून खराबे को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था। तो ये दोनों ही कथन सही है। इसका ये स्पष्ट भी करता है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। तो सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध कब किया था, तो इसके बारे में हम देखते हैं। तो कलिंग युद्ध 261 BC में हुआ था। 261 BC में अपने शासन के 9वें वर्ष में उन्होंने कलिंग युद्ध किया था, अपने शासन के 9वें वर्ष में। तो ये कथन सही है। इसका निष्कर्ष भी सही स्पष्ट करता है कि कलिंग युद्ध में हुए भीष्म नरसंहार में खून खराबे को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था। तो ये सही है। और इसके बारे में पूछा भी जाता है कि इन्होंने शिलालेखों की रचना की थी, तो उसके बारे में पूछा जाता है कि इस कलिंग युद्ध का कौन से शिलालेख में वर्णन किया गया। तो 13वें शिलालेख है। 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का शिलालेख में इसका वर्णन किया गया है। 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया। और पूछा जाता है कि अशोक को किसने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। तो उपगुप्त करके एक है, उन्होंने इन्हें बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। और पूछा जाता है कि उसके बाद ये भी पूछा जाता है कि अशोक ने अपने शासन के कौन से वर्ष में बोध गया की यात्रा की थी। तो अपने शासन के 10वें वर्ष में इन्होंने बोध गया की यात्रा की थी। और उसके बाद पूछा जाता है कि 20वें वर्ष में कहा जाता है, 20वें वर्ष में इन्होंने लुम्बिनी की यात्रा की थी। लुम्बिनी किसके लिए फेमस है। तो लुम्बिनी गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है जो नेपाल में है। नेपाल में लुम्बिनी, वहाँ गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। तो वहाँ उन्होंने अपने शासन के 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की थी। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है और जिसमें कलिंग युद्ध के बारे में बताया गया है। तो आप लोग इसे देख सकते हैं। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
1917 में चंपारण सत्याग्रह भारत में महात्मा गांधी का पहला सफल सत्याग्रह था। और इसका कारण है चंपारण, क्योंकि चंपारण के किसान नील की खेती और अंग्रेजों के टैक्स से पूरी तरह परेशान थे। तो ये इसका दोनों कारण सही इसका स्पष्ट भी करता है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। तो 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। तो महात्मा गांधी का यही पहला चंपारण सत्याग्रह था जिसमें महात्मा गांधी को एक राष्ट्रीय नेता के रूप में पहचान दिलाई थी। तो ये चंपारण सत्याग्रह था। और चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी को किसने आने के लिए आह्वान किया था? तो उनका नाम राजकुमार शुक्ल है, जिन्होंने महात्मा गांधी को चंपारण आने के लिए निमंत्रण दिया था। और पूछा जाता है कि महात्मा गांधी बिहार में चंपारण आने के लिए बिहार में कब प्रवेश किए थे? तो पटना में उन्होंने 10 अप्रैल को पटना में प्रवेश किया था। उसके बाद चंपारण में 15 अप्रैल को प्रवेश किया था। ये दोनों को पूछा जाता है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद चंपारण आने के बाद महात्मा गांधी ने चंपारण में एक कमेटी का गठन किया था जो कृषकों की समस्याओं के जाँच के लिए था। तो इसमें कृषकों की समस्याओं के जाँच के लिए जो समिति गठित किया गया था उसमें था चंपारण, उसका नाम था चंपारण एग्रेरियन समिति था। चंपारण एग्रेरियन कमेटी था, चंपारण एग्रेरियन समिति था, उसका गठन किया गया था। और इसके अध्यक्ष थे FG सलाई थे। इसके अध्यक्ष थे। और इनके अन्य सदस्यों में थे महात्मा गांधी खुद थे, महात्मा गांधी हो गया था, LC अदामी हो गया, DJ रीड हो गया था, और राजा हरि सिंह प्रसाद थे, और ये अन्य सदस्य थे। और इसी समिति के सुझाव पर इन्होंने महात्मा गांधी ने इसको अनिल हो को ये समझाने में सफल हुए थे कि जो किसानों से अतिरिक्त वसूली गई है कर, उसका 25% लौटाने के लिए, तो जो वो लोग मान भी गए थे और लौटा दिए थे। इसी के बाद महात्मा गांधी की छवि और किसानों में या किसी भी आंदोलन को लेकर बढ़ जाती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि महात्मा गांधी का ये पहला आंदोलन था जिसने महात्मा गांधी को एक राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाई थी कि वो एक सफल नेता है। तो ये दोनों ऑप्शन इसका सही स्पष्ट करता है। तो इसका इसमें भी दिया गया, देख सकते हैं। और उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है 1857 का विद्रोह पूरी तरह सफल रहा और उसने भारत को ब्रिटिश शासन के तुरंत खत्म कर दिया। पूरी तरह से सफल रहा सो बोलता है, और ब्रिटिश शासन तुरंत वर्ड इसको गलत कर रहा है। देखते हैं पहले। इस विद्रोह में मंगल पांडे, बाबू कुंवर सिंह, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जैसे महान नेताओं ने भाग लिया था। तो ये तो सही है, लेकिन इसका तुरंत शब्द की वजह से ये गलत है, तो ये तो नहीं होगा। इसका ऑप्शन होगा आर गलत है, ए गलत है बट आर सही है, तो इसका डी ऑप्शन होगा। इसे देखते हैं। 1857 की क्रांति के बारे में बताया गया है। तो 1857 की क्रांति इसमें तो ये 10 मेरठ से इसकी शुरुआत हुई थी। मेरठ में 10 मई को इसकी शुरुआत हुई थी। 10 मई 1857 को इसकी मेरठ में पहले शुरुआत हुई थी और माना जाता है मेरठ में। और मंगल पांडे 34वीं रेजिमेंट के सिपाही थे। मंगल पांडे इसके मुख्य शुरुआत में इसके मुख्य नेतृत्वकर्ता के रूप में माने जाते हैं, जिसके बाद इसकी विस्तार होगी। और बिहार में इसके बारे में पूछा जाता है। बिहार में इसकी सबसे पहले कहाँ शुरुआत हुई? तो 12 जून को रोहिणी 1857 रोहिणी देवघर में एक जगह है रोहिणी, वहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी और रोहिणी से इसकी शुरुआत मानी जाती है। और जो 32वीं रेजिमेंट के थे, 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट के थे, उन्होंने बिहार में इसका नेतृत्व किया था। और यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति पटना में कब हुई थी? तो 1857 की क्रांति पटना में 3 जुलाई को एक पुस्तक विक्रेता थे पीर अली थे। उन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व पटना में किया था। और उसके बाद पूछा जाता है कि मुजफ्फरपुर और दानापुर के बारे में पूछा जाता है। तो इसके बारे में 25 जून को आंसर इसका आता है। 25 जून को दानापुर में और इसका मुजफ्फरपुर में हिंसक भड़का था।
1857 की क्रांति का मुजफ्फरपुर और दानापुर में 25 जून को इसका हिंसक भड़का था। और पूछा जाता है कि बिहार में इसके मुख्य नेतृत्वकर्ता कौन थे। बिहार में इसके 1857 की क्रांति के मुख्य नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो ये थे बाबू कुंवर सिंह के बारे में जाना जाता है। बाबू कुंवर सिंह है जो बहुत ही ज़्यादा इस आंदोलन में फेमस हुए थे और ये आरा क्षेत्र से संबंधित आरा जगदीशपुर के मुख्य निवासी थे। और इनकी मृत्यु पूछा जाता है इन्हीं की मृत्यु के श्रद्धांजलि के अवसर पर 23 अप्रैल को बिहार में विजय दिवस मनाया जाता है। ये पूछा जाता है कि बिहार में विजय दिवस किस मृत्यु के उपरांत मनाया जाता है, तो ये विजय दिवस मनाया जाता है यही बाबू कुंवर सिंह के मृत्यु के अवसर पर। और इनकी मृत्यु हुई थी 26 अप्रैल को। इनकी 26 अप्रैल को मृत्यु हो गई थी 1858 को, 26 अप्रैल 1858 को। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाबू कुंवर सिंह की अपनी मृत्यु से पहले अंतिम युद्ध कौन से अंग्रेज अधिकारी से हुई थी, तो वो मेजर ली ग्रांट करके था। ली ग्रांट की उनकी अंतिम युद्ध हुई थी। इन्हीं से युद्ध के दौरान इनकी एक बाह में गोली लग गई थी और वो अपने हाथ को काट के गंगा जी में अर्पित कर दिए थे। और इन्हीं के कारण इनकी 26 अप्रैल को मृत्यु, बहुत खून बह जाने के कारण इनकी 26 अप्रैल को मृत्यु हो गई थी। तो ये पूछा जाता है ली ग्रांट के बारे में, अंतिम किससे हो गई थी, तो ली ग्रांट से हुई थी। और विजय दिवस इन्हीं के मरणोपरांत के श्रद्धांजलि मनाया जाता है। 23 अप्रैल को विजय दिवस मनाया जाता है और 26 अप्रैल 1858 को इनकी मृत्यु हुई थी। ये पूछा जाता है, आप लोग याद रखें। और सेकेंड क्वेश्चन है, प्राचीन काल में मगध साम्राज्य सबसे शक्तिशाली साम्राज्य बनकर उभरा था और मगध की भौगोलिक स्थिति, रीजन इसका दिया है, मगध की भौगोलिक स्थिति बहुत मजबूत थी और इनके पास लोहे की खदानें थी और उपजाऊ मैदान थे। तो ये दोनों ही इसका स्पष्ट कर रहा है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। तो प्राचीन काल में मगध कितना ज़्यादा शक्तिशाली था, ये तो इतिहास में सबसे ज़्यादा ही फेमस है। और इसका उल्लेख भी किया गया है कि विश्व का सबसे पहले गणतंत्र साम्राज्य कौन था, तो ये मगध के बारे में, लिच्छवी मगध में ही है, उसी के बारे में बताया जाता है। और मगध की भौगोलिक स्थिति के बारे में बताया गया। तो हाँ, मगध की भौगोलिक स्थिति बहुत ही मजबूत थी, जिसमें बहुत नदी तालाबों के बारे में चर्चा किया गया। और उनके पीछे जंगल, हाथी, उपजाऊ जमीन, हथियार खाने, लोहे की उपलब्धता के कारण उपलब्धता की वजह बड़ी थी। तो ये दोनों बातें सच है और इसका ऑप्शन ए सही है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण बिहार मुख्य रूप से सूखा प्रभावित है, जबकि उत्तरी बिहार बाढ़ प्रभावित रहता है। और इसका रीजन है, दक्षिण बिहार की नदियाँ जैसे फल्गु, किऊल, पुनपुन पठारी से निकलती है, जो मुख्य रूप से मानसून की बारिश पर निर्भर करती है और गर्मी में सूख जाती है। तो ये दोनों ही स्पष्ट करता है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पे हम देखते हैं, रफली बिहार का मैप बनाएंगे। ये बिहार का मैप है। तो यहाँ से तो हिमालयन नदियाँ निकलती है, हिमालयन नदियाँ है, जो जिसमें गंडक हो गया, बूढ़ी गंडक हो गया, कमला, कोसी, बलान, महानंदा हो गया। और बिहार की दक्षिणी पठारी की नदियाँ के बारे में बोला गया, तो इसमें सोन हो गया, पुनपुन, फल्गु यही में निकलती है और ये बीच से गंगा नदी जाती है। और तो यहाँ हिमालय नदियाँ सतत वाहनी होती है, तो इसमें तो साल भर पानी रहता है। तो ये वर्षा रीजन में यहाँ पे बाढ़ सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। और ये दक्षिणी बिहार की पठारी नदियाँ हैं, तो ये मानसूनी नदियाँ हैं, जो बाढ़ में वर्षा थोड़ा बाढ़ के क्षेत्र में, जैसे बारिश के क्षेत्र में थोड़ा पानी आ जाता है और गर्मी में ये सूख जाता है, तो इसीलिए ये सूखी नदियाँ कहा जाता है, मानसूनी नदियाँ कहा जाता है। तो इसका दोनों ऑप्शन सही है। और उसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, जैसे बिहार के छोटा नागपुर की पठार से आने वाली बरसाती नदियों पर निर्भर रहती है और मानसून खत्म होते ही ये नदियाँ पानी में बहुत कम या खत्म हो जाती है, जो सिंचाई की समस्या होती है और सूखा पड़ता है। इसका दोनों ही कथन सही बताया गया। और सेकेंड क्वेश्चन खत्म।